नमस्कार, द वेब रेडियो पर आपका एक बार फिर स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग हाजिर हैं एक खास मेहमान के साथ और खास चर्चा। आज की चर्चा, जैसा हमने कल ही आप लोगों से जिक्र किया था कि आज हम कोरोना महामारी पर बात करेंगे। हालांकि पूरे देश को, पूरी दुनिया को मालूम है कोरोना के क्या हालात हैं। पूरी दुनिया देख रही है कोरोना किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है। हिंदुस्तान में 52.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा तक, 10 से 10.5 लाख के बीच में एक्टिव पेशेंट्स हैं। बहुत सारे लोग ठीक हो गए हैं और 85,000 के आसपास लोग हैं जिनकी जान चली गई है। ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा इसलिए जिक्र किया हमने कि इससे आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि बिहार और देश और पूरी दुनिया में क्या आलम है कोरोना का। अब इस पूरे दौर में आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब हालात आज से 4 महीने 6 महीने पहले, जब 6 महीने पहले ये दौर आया और शुरू हुआ और जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हुआ, उससे लेकर के अभी तक हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। और आज की तारीख में हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब ये मामला सरकार के हाथ से बाहर जा चुका है। हालांकि पहले ही जा चुका था, लेकिन अब स्पष्ट तौर पे दिखता है कि सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। तो हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अंशुमन कुमार। अंशुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेब रेडियो पर। धन्यवाद। दर्शकों में बताऊं अंशुमन जी के बारे में, अंशुमान जी हमारे बिहार से आते हैं और यहाँ दिल्ली में एक धर्मशिला बहुत बड़ा अस्पताल है, उसके कैंसर सर्जन डिपार्टमेंट के हेड हैं, डायरेक्टर हैं, वहाँ कैंसर सर्जन हैं। लेकिन जितने जागरूक डॉक्टर के अलावा ये जागरूक नागरिक और जागरूक हिंदुस्तानी और जागरूक बिहारी हैं, इसलिए हम लोगों की थोड़ी चर्चा होती रहती है कि आखिर हिंदुस्तान को लेकर के, बिहार को लेकर के, देश को लेकर के किस तरीके से सोचना चाहिए। तो दर्शकों, आप लोगों के जो भी सवाल हो कोरोना को लेकर के, इन सब सवालों को आप रखते जाएं ताकि हम आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हम लोग डॉक्टर साहब से बात करते रहें इस पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हालात हैं अभी कोरोना के, 52.5 लाख मरीज, लॉकडाउन की हालत पे हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। लॉकडाउन बीत चुका, अनलॉक हो रहा है देश, बिहार में चुनाव की तैयारियां चल रही है। अभी के दौर में लोगों को कैसे बचना चाहिए, क्या कर, चूंकि लॉकडाउन खुल गया है, दफ्तर जाना है, नौकरी करनी है, दाल रोटी का सवाल है, रोजी रोटी चलाना है, तो क्या ऐसे उपाय करें कि इन बीमारियों से बचे रहें? सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा अनुरंजन जी, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हर जगह आप कोरोना कोरोना कोरोना, और कहीं सुशांत सिंह राजपूत, कहीं रिया, कहीं कंगना। तो ये कुछ कोरोना से कंगना तक की कहानी नहीं होती है वेब रेडियो पे। ये बात मुझे बड़ी अपील करती है। न यहाँ पे चिल्ला चीख का डिबेट होता है, यहाँ बात वो होती है, हर समय अनुरंजन जी को मैंने सुना है कहते हुए, विमर्श करते हैं। तो कोरोना का नाम सुन के सबसे पहले ये मत समझिए वो एक घिसी पिटी बात आज होने वाली है। घिसी पिटी बिल्कुल नहीं होगी। आपको पहले पूरे हेल्थ स्ट्रेटेजिक सिस्टम को समझाएंगे, क्यों हमारी गलती के कारण, मतलब पब्लिक के गलती के कारण ये हुआ। जिसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने मास्क नहीं लगाया है या आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, आपकी गलती कहीं और है। मैं समझाऊंगा कहाँ गलती आपने की और कोरोना महामारी क्यों यहां पहुंची, इस पे बात करेंगे। अभी क्या करना है, जो सवाल है उससे पहले शुरू करते हैं। अभी ये करना है, कहा जाता है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अब हालत यहीं पे आ रुकी है। मतलब ये है कि संक्रमण से अब किसी को बचना संभव नहीं है। सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए, अगर आपके दिमाग में है कि मैं 1 साल 2 साल 5 साल घर में बंद रह जाऊंगा तो बच जाऊंगा, आप नहीं बचेंगे संक्रमण से। इसके आड़ में हो सकता है बहुत सारी चीजें आप लूज कर जाएं। हो सकता है आपकी जॉब, बिजनेस, इकोनॉमी, मेंटल स्ट्रेस, और घर बैठे बैठे मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अन्य बीमारियों के शिकार हो जाएं। तो ये तो आप निकालिए पहले दिमाग से कि लॉकडाउन या घर में बंद रहना कोरोना का इलाज न था, न है, न रहेगा। ये बिल्कुल दिमाग से निकालिए। तो अब क्या करना है आपको? एहतियात बिल्कुल वही है, मास्क प्रॉपर तरीके से, जिसकी चर्चा कई अलग अलग माध्यम से हम कर चुके हैं। कैसे लगाना है, क्या करना है, मास्क क्या होता है, क्यों जरूरी है, हैंड वॉश, और क्राउडेड
प्लेस को अवॉइड करना, मतलब जहां अत्यधिक भीड़ हो वहां से अवॉइड करके रखिए कि मान के चलिए उस भीड़ में कुछ कोरोना के संक्रमित लोग होंगे। मरीज हम तब बोलते हैं जब उनमें कोरोना के लक्षण आ जाए, लेकिन संक्रमित व्यक्ति जरूर होगा, आपको पता नहीं है क्योंकि अदृश्य वायरस है। तो आपको इन तीनों का पालन तो करना ही करना है। और इलाज के लिए क्या करना है? दूसरे स्टेज पे क्या हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कोरोना मतलब मौत। बिल्कुल गलत है। ये भी अवधारणा ऐसी बनाई गई कि मीडिया में इतना बनाया गया कि कोरोना का मतलब मौत होता, मौत बिल्कुल नहीं है कोरोना का मतलब। हाँ, अन्य वायरल फीवर के हिसाब से इसमें थोड़ा घातक होने की संभावना ज्यादा रहती है, खासकर कुछ खास ग्रुप में। तो उससे बचने के लिए 3 चीजों का ध्यान देना है, आपके पल्स रेट, आपके बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेम्परेचर। 3 चीजों को ऑब्जर्व करना है। ऑक्सीजन की जरूरत हो, ऑक्सीजन मिल जाए आपको सही समय पे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो पैनिक अटैक आपका कम हो गया, मेंटल स्ट्रेस खत्म हो गया कि वाकई कोरोना हुआ तो मौत हो जाए, बिल्कुल नहीं है। आपको व्यवस्था क्या करनी है, अपनी सोसाइटी, समाज, मोहल्ले में एक थर्मोमीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर और मॉनिटर करना अगर पॉजिटिव हो गए तो। यहां से हम चर्चा शुरू करते हैं, विस्तार से एक एक चीज को डिकोड करते चलेंगे। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आजकल आपने बिल्कुल सही कहा, बीच में क्या हुआ कि दिल्ली में हमने देखा कि एक्टिव पेशेंट्स बहुत तेजी से कम होने लगे और एक्टिव पेशेंट्स आ गए 9,000 के आसपास, 9 साढ़े 9,000 के आसपास। फिर उस समय बात होने लगी कि दिल्ली ने काबू कर लिया और पूरी दुनिया में दिल्ली मॉडल चलने लगा। उस समय डॉक्टर साहब हमने चूंकि मैं एक अपना जो मेरा एक टेम्परामेंट है, तो मैंने जो एनालाइज किया, मुझे लगा कि शायद एंटीजन टेस्ट के हिसाब से ये टेस्ट रिपोर्ट्स जो आ रही हैं और एंटीजन टेस्ट के बाद जो आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो इस बीच के गैप से ये बहुत तेजी से गिरा है ये आंकड़ा। ये बाद में फिर बढ़ेगा, मैंने ऐसा अनुमान लगाया और मैंने कई दिन इस कार्यक्रम में भी कहा, कई अपने मित्रों को भी कहा कि ये धीरे से बढ़ेगा आने वाले दिनों में। और यही अब दिख रहा है, अब 30,000 फिर एक्टिव पेशेंट्स हो गए हैं। तो अब अस्पतालों की हालत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप उस पूरे बिल्कुल करीब से पेशे में आप देख रहे हैं। तो आखिर कितने पेशेंट्स को अस्पताल जाने की जरूरत है और कैसे पेशेंट्स अपना इलाज घर से कर सकते हैं, ये एक सवाल बड़ा जरूरी है लोगों को बताना। सबसे पहले तो मैं आमतौर पे किसी की तारीफ नहीं कर पाता हूं, लेकिन सच में मेरी इच्छा हो रही कि आपकी तारीफ करूं कि आपने चिकित्सा विज्ञान को इतने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा और समझा। जो आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट की बात कही, मैं सबसे यही गुजारिश करता हूं कि वैज्ञानिक तथ्य को समझिए। ये इतना जटिल नहीं है जितना आप लोग इससे पीछा छुड़ाते हैं, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल यही है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 समस्या है। अगर वायरस का संक्रमण हो गया, खत्म भी हो गया, उसके फ्रैगमेंट होंगे तो दिख जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि इस टेस्ट में सारे संक्रमित व्यक्ति नहीं पकड़ में आते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी। मतलब 100 लोगों की जांच करें तो कितने लोग, बहुत कम लोगों में, माना जाता है 52 से 60% लोग को पकड़ पाता है, बाकी लोग छूट जाते हैं। आरटीपीसीआर ही एक्चुअल टेस्ट है जो कोरोना पॉजिटिविटी के लिए, जिसका भी 100% नहीं है। किसी किसी में होता है, पहली बार टेस्ट निगेटिव आया, दूसरी बार पॉजिटिव आता है। लेकिन क्या डाटा फजिंग होती है, जिसको आपने समझ लिया, मैं इसी के लिए आपकी तारीफ करना चाह रहा था कि आपने डिकोड कर दिया। डाटा फजिंग ये होती है, आपने दिखा दी 1 लाख जांच हमने कर ली। 1 लाख जांच कौन सी की? उसमें पता चल 70,000 रैपिड एंटीजन किया और 30,000 आरटीपीसीआर किया। तो एक्चुअली आपने 30,000 जांच की और 1,000 जांच में आपने कहा 1 लाख जांच में आपने कहा 2,000 पॉजिटिव निकले। तो नेचुरली परसेंटेज जब गिर गया, कि परसेंटेज अब गिर रहा है, भाई दिल्ली कंट्रोल हो गया। आपने रैपिड एंटीजन किया था, वो मानक नहीं है, वर्ल्ड वाइड वो मानक नहीं है कोरोना पॉजिटिविटी के लिए। तो सबसे पहले तो इसके लिए बहुत अच्छी आपने चीज कही है और ये सच्चाई है। दूसरा, जो राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक लोग समझते हैं कि अपने डाटा फजिंग करके मेडिकल को सुलझा लेंगे, असंभव है। मेडिकल हर समय पारदर्शिता पे विश्वास करता है, पारदर्शिता के रास्ते पे चलता है। मतलब जांच जितनी ज्यादा आप करेंगे, इस संक्रमण को फैलने से उतना जल्दी आप रोक सकते हैं और उतना बढ़िया आप कंटेनमेंट जोन तैयार कर सकते हैं। टेस्ट कम करके आप किसी समाधान पे नहीं पहुंचेंगे। और किसी राज्य सरकार, किसी केंद्र सरकार को मैं बार बार शुरू से एक ही बात कह रहा हूं,
टेस्ट बढ़ाइए, डरिए मत कितने पॉजिटिव निकलेंगे। पॉजिटिव निकलने से दो फायदे होते हैं। एक, जिसका टेस्ट पॉजिटिव निकलता है वो खुद अपने आप को आइसोलेट करता है, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर आता है कि नहीं मुझे आइसोलेट करना है, मुझे अपनी जांच ठीक करनी है, अपना इलाज कराना है, तो दूसरे को संक्रमित करने से बच गया क्योंकि टेस्ट का पता चला। दूसरे लोगों को भी मालूम चल जाता है कि ये संक्रमित व्यक्ति है, तो इस पे ध्यान देना है, ये बाहर ना घूमे। तो ये फायदे हुए। आपने टेस्ट ही नहीं किया तो आपने वायरस को बिल्कुल घूमने का मौका दे दिया। इसलिए टेस्ट को बिल्कुल डाटा फजिंग राजनीतिक पार्टियों से मैं कहता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट से करता हूं, मत कीजिए। मेडिकल को मेडिकल की तरह ही लीजिए, इसको आप पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मत लीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे एक दिमाग में एक आइडिया आया था, जब मैंने बहुत सारे लोगों को कहा भी था, जैसे आपकी बात होती है, हम लोगों की भी होती रहती है। जिन दिनों लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था और कह रहा था कि इतने जिलों में बीमारी है और इतने जिले हमारे सुरक्षित हैं, और इतने जिलों में बीमारी है और हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, और लॉकडाउन की ये स्थिति है, लॉकडाउन को यहाँ छूट दी गई है, और हमने जिसको सबसे ज़्यादा संक्रमित इलाका है, जिसको हम लोग कैंटोनमेंट जोन जो कह रहे हैं, वहाँ पे हमने ये बंदिशें लगाई हैं। मैंने एक दो लोगों से कहा कि जहाँ जिस इलाके में बीमारी नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि 750 जिले हैं हिंदुस्तान में जिसमें से 400 जिलों में बीमारी नहीं है, तो सबसे पहले उन जिलों को आप क्वारंटीन क्यों नहीं कर रहे हो, वो अलग आइसोलेट क्यों नहीं कर रहे हो, और बाकी जो जहां बीमारी फैल गई है वहां जांच ज्यादा करके दोनों की जांच की पद्धति बदल दो, अलग अलग स्तर पे जांच करो, दोनों की रिपोर्ट बाइफरकेट कर लो। और बहुत मुश्किल काम नहीं है, सरकार ये काम कर सकती थी चाहती तो, कि ताकि कम से कम जहां बीमारी नहीं फैली थी वहां उसको रोका जा सकता था, और जहां फैली है वहां ज्यादा जांच करके उसके इलाज हो सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक इलाज की पद्धति पूरे देश में अपनाई गई, कहीं पहले ज्यादा, पहले कम। फिर जैसे अगर आप आंकड़ा देखें तो बिहार एक मामले में तो बहुत ही मैं तारीफ करूंगा कि पिछले 1.5 महीने में जो उसने जांच की स्पीड बढ़ाई है, अब वो महाराष्ट्र के लेवल पे पहुंच गई। महाराष्ट्र शुरू से इतना प्रभावित है, जितना करीब 55 लाख महाराष्ट्र में जांच हुआ है और 52 लाख बिहार में भी जांच हो गई। तो अब ये जांच अगर सिस्टमेटिक हुआ होता तो क्या आपको नहीं लगता कि कंट्रोल करने में हमको सुविधा हुई होती? बिल्कुल। देखिए, हेल्थ स्ट्रेटजी एक चीज होती है, हेल्थ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट मतलब स्वास्थ्य का क्या नीति निर्देश तैयार किया जाए, कैसे हम इसका प्रबंधन करें। अफसोसवश हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो ब्यूरोक्रेट रन करते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट डॉक्टर्स। अगर कुछ डॉक्टर उसमें गए भी तो उनको इस तरह का काम नहीं दिया जाता है। अब उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति इतिहास पढ़ के और यूपीएससी क्रैक किया, आईएएस बन गया और जिले का डीएम बना हुआ है, उसको सच में ये नहीं पता है, मैं उस आईएएस ऑफिसर की कमी नहीं गिना रहा हूं, लेकिन उसको सच में नहीं पता है वायरस क्या होता है, वायरस कैसे जाएगा। तो पुलिस बैरिकेड लगाने से वायरस नहीं रुकेगा, उसको नहीं मतलब है बॉर्डर से। अगर कोई व्यक्ति क्रॉस कर गया बैरिकेड को तो चला जाएगा। तो ये उसकी अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम में कहां कहां गलतियां हुई, ऑल्दो अतीत है, लेकिन जानना इसलिए जरूरी, इतिहास हर समय पढ़ना चाहिए क्योंकि भविष्य तभी ठीक होगा। पहले एयरपोर्ट पे एंट्री जिस समय हम कर सकते थे, एंट्री को रोक सकते थे, तो लिमिटेड हमारे पास ये था कि सबकी एंट्री के बाद क्वारंटीन करना मस्ट है। क्वारंटीन के बाद टेस्ट होगा, फिर कंट्री में इन कीजिए। एयरपोर्ट पे ही एंट्री एक, वहां पे हम चूक गए। फिर जब हम चुके तो इसको लॉकडाउन को एज ए सॉल्यूशन प्रोजेक्ट कर दिया गया कि लॉकडाउन हो गया, किसी ने कहा 18 घंटे में, किसी ने कहा 36 घंटे में वायरस मर जाएगा और अब कुछ नहीं होगा। फिर फॉल्स परसेप्शन क्या है, 21 दिन में, 18 दिन में महाभारत जीत लिए थे, 21 दिन में कोरोना जीत लें। ये देखिए अवैज्ञानिक परिकल्पना की मैं गिनती करा रहा हूं। फिर किसी ने ये कहा कि इंडिया में मलेरिया बहुत कॉमन है, यहाँ पे कोरोना नहीं होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थेरेपी दिमाग में दौड़ा लिया अपना। बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस यहाँ बहुत कॉमन है, यहाँ पे कोरोना नहीं होगा। ये सब अवैज्ञानिक परिकल्पना है, क्योंकि मार्च के समय नोवल कोरोना वायरस था, इसमें ऐसी अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तब बात आई, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हमारा इंडिया वेरीगेटेड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पढ़े लिखे लोग अलग सेगमेंट हैं, जहां गांव वाले लोग हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग एक शब्द क्या समझ में आएगा, इम्पॉसिबल है। बिहार में जंगीराबाद में जहां मेरी खेती, वहां मैं
जब वीडियो पे लोगों को समझाता था, मैं कहता था देह से दूरी, ऐसे समझिए एक दूसरे के देह में देह जो लगा के चलते हैं, रगड़ के चलते हैं, रगड़ के मत चलिए, दूर रहना है। पहली बात समझ गए? तो हाँ, तो डॉक्टर साहब दलान पे बैठते हैं, कैसे बैठे? आप अपनी लाठी रखिए, लाठी से दूर जहां तक जाए वहां दूसरा व्यक्ति बैठेगा। उनको समझ में आ गया फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या होती है। फिर दूसरी बात क्या समझाने की थी, जब आप बातचीत करते हैं तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और सांस के रास्ते वायरस निकलता है या जाता है, तो इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। उनको उसी समय समझा दिया कि गमछा आपका साधन नहीं है प्रोटेक्शन का। तो घर में मास्क बनने लगे, आपने देखा बिहार में मधुबनी पेंटिंग के मास्क, कैसे कैसे मास्क बने, घर में मास्क बनने लगे, ये उन्होंने किया। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम करते, और हेल्थ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, न पॉलिटिकल, न ब्यूरोक्रेटिक, न मैं बड़ा तू बड़ा। जिसके सलाह से अगर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होती हैं, उसकी सलाह माननी चाहिए और उसको करना चाहिए। महिमा मंडन का कोई स्कोप नहीं होता है हेल्थ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो वैद्य को बिल्कुल साफ बोलना चाहिए, वैद्य से मतलब है डॉक्टर। और चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि जिस राज्य का वैद्य विप्र बुद्धिजीवी चमचागिरी करने लगे, उस राज्य का पतन होता है। आज हमारे देश में डॉक्टर उचित बात नहीं बोलते हैं, बोलने से डरते हैं, तो महिमा मंडन का समय नहीं होता है वैद्य के लिए। या तो वैद्यगिरी छोड़िए, मतलब डॉक्टरी छोड़ दीजिए, या महिमा मंडन कर लीजिए। तो ये सारी चूक हमने की है। अगर आज भी हम इसको सहज सुलभ भाव से, बिना किसी पे लांछन लगाए कि गलती किसने की, पार्टी की गलती, पॉलिटिक्स की, किसी की गलती नहीं, मैं कहता हूं कि पूरे देश ने गलती की। अब क्या करना है उस पर अगर करें, तो आज भी मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ 3T, टेस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टुगेदरनेस। मतलब नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाइए, ट्रांसपेरेंसी, हर लोग ट्रांसपेरेंट हो एक दूसरे से, सरकार जनता के साथ, जनता डॉक्टर के साथ। क्या ट्रांसपेरेंसी? डॉक्टर साहब मुझे सर्दी खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, क्या मैं अपने आप को आइसोलेट करूं? ट्रांसपेरेंट होइए। डॉक्टर सबके साथ ट्रांसपेरेंट हो जाए। टुगेदरनेस, एकजुटता, सब लोग जुट के काम करें। मीडिया कहीं महिमा मंडन या किसी एजेंडा को ना चला के एक्चुअल स्थिति की सही चीज दिखाए। 10% ही समय निकालिए, बाकी समय टीआरपी के लिए निकालिए, कोई बात नहीं। 10% समय एक्चुअल फैक्ट के लिए निकालिए। टुगेदरनेस ऑफ सिटीजन, टुगेदरनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, टुगेदरनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड गवर्नेंस, इसका टुगेदरनेस हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ 3T आज भी हम लगा लें, आज भी हम बेहतरी की तरफ पहुंच जाएंगे। कारण क्यों? क्योंकि 43% इंडिया में जो स्पेन है A3I है, जिसकी मारक क्षमता बहुत कम है। तो आप अगर बीमार हो भी गए, संक्रमित हो गए, तो 100 में से 80% लोग को तो लक्षण ही नहीं आ रहे हैं। अगर जो 20% बचे, उसमें हल्के फुल्के लक्षण आएंगे, बुखार हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, आप रेस्ट करेंगे, बेसिक जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करेंगे, ठीक हो जाएंगे। अब एक्चुअल जरूरत कितने को पड़ेगी वेंटिलेटर की? लेस देन 1% को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। तो अगर आपने जीवन शैली ठीक रखी है, आपको और कोई बीमारी नहीं है, आपने सही समय पे जांच करा ली, ऑक्सीजन का लेवल चेक किया, तो हो सकता है आपको अस्पताल जाना ही ना पड़े। होम क्वारंटाइन, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड साइंटिफिक टेम्पर। तो अगर आज करें तो आज से भी हम सुधार की तरफ बढ़ने लगे। पूरे कोरोना काल में एक वॉरियर की तरह आप लगातार काम कर रहे हैं, आप अस्पताल जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप सारे लोगों का इलाज कर रहे हैं, आप और भी दूसरे तरीके से इलाज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो भी सारे आपका कोई काम रुका नहीं है। मैं ये इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे कोरोना के जो ड्रॉपलेट्स से जो भी फैलता है, जो भी वायरस है, ये कितना असर करता है अगर कोई संक्रमित आदमी आपके ज्यादा करीब हो, या ज्यादा मात्रा में वो अटैक करे, या डिस्टेंस में हो और फिर वो उस वायरस का अटैक हो, और आपने मास्क भी लगा रखा हो। तो ये मास्क क्यों जरूरी है? ये मतलब देखिए, एक तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ठीक है बीमारी से बचना है मास्क, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण मास्क बचने का, कि कोरोना हो भी जाए तब भी आप मास्क की वजह से ज्यादा बीमार नहीं होंगे, उसको जरा आप समझाइए दर्शकों को। जी, कोई व्यक्ति अगर संक्रमित हो, और खास करके जिसको हम कहते हैं एक्टिव वायरस सुपर स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वायरस को निकाल रहा है जब बात करता है या खांसी करता है, तो
उससे जब वायरस आपके सामने उस व्यक्ति ने खांसी की और उस व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा है, तो ये सारा ड्रॉपलेट क्या होता है, पानी के छोटे छोटे कण जो हम खांसने के समय फेफड़े से बाहर निकालते हैं, जो नंगी आंखों से आपको नहीं दिखता है, या कभी आपने महसूस किया हो छींक करते समय जो छोटे छोटे पानी के बुलबुले बूंद से आ जाते हैं, वही है ड्रॉपलेट। उसमें वायरस लोडेड आता है। एक ड्रॉपलेट में जो छोटा आपको 1 मिलीमीटर का दिखता होगा, 2 मिलीमीटर का दिखता होगा, मिलियंस और मिलियंस ऑफ वायरसेस होते हैं। तो अगर ये व्यक्ति खांसी किया, मास्क नहीं लगाया है, तो ये सीधा सीधा ड्रॉपलेट आपके ऊपर आया। आप कितना नजदीक हैं, ये जो जितने शोध किए गए पाया गया कि 6 फीट के अंदर ये ड्रॉपलेट ऐसे जब निकला तो इस तरह से सेटल करने लगता है, मतलब नीचे की तरफ गिरने लगता है, ऐसे गिरता गया और 6 फीट के अंदर सेटल हो जाता है, मतलब नीचे आ जाएगा। तो अगर दूरी इतनी है तो आपके तक पहुंचने में दिक्कत होगी। उसके बाद संजोग कीजिए कि एक स्थिति आई, आपने ही मास्क नहीं लगा रखा है और 6 फीट के अंदर खड़े हैं, तो सीधा ये ड्रॉपलेट आपके चेहरे पे आएगा, आपके नाक या मुंह के रास्ते आपके फेफड़े तक पहुंचेगा और आप संक्रमित होंगे। अब कहां कहां बैरियर लगा सकते हैं आप? जो व्यक्ति संक्रमित है उसने मास्क लगा लिया तो उसका ड्रॉपलेट बाहर नहीं निकला, आपकी दूरी 6 फीट हो गई तो वहां तक पहुंचने की संभावना कम रही, और आपने भी मास्क लगा रखा है, प्रॉपर मास्क, जो कि वायरस को फिल्टर करके अंदर नहीं जाने दे। तो क्या हुआ कि अगर खुदा न खास्ते वायरस आया भी तो आपके मास्क के सतह पे रुक गया, आपको संक्रमित नहीं किया। अब आप आदतन जब करते होंगे मास्क को ठीक करने के लिए ऐसे या टच करना या चेहरे को छूना, ये नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप उचित स्थान पे पहुंचे, ऑफिस या घर, सबसे पहले हैंड वॉश कीजिए। मास्क पहले मत उतारिए, पहले हैंड वॉश कीजिए। हैंड वॉश करने के बाद मास्क उतारिए, डिस्पोज ऑफ कीजिए। उसके बाद कपड़े उतार के धुलने में डालिए और पूरी तरह नहा लीजिए। हो सकता है हाथ का ये पोर्शन जो आपने टेबल पे रखा हो, कहीं टच हुआ, इसमें वायरस टच हो, संक्रमित हो, आपने पूरी तरह से अपने आप को वॉश कर लिया। 90% उम्मीद है कि वायरस का संक्रमण आपके अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने हर पॉसिबल एरिया को क्लीन कर लिया है। तो ये आपके लिए अब एक तरह से बैरिकेडिंग का काम करेगा, जिसको आप समझ लीजिए कि एक संक्रमित व्यक्ति से आपके अंदर तक पहुंचने में जितने बैरियर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उतने बैरियर का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर वर्सेस सोप वाटर का मैं समझा देता हूं। अभी भी शोध के द्वारा यही पाया जा रहा है, साबुन पानी से 30 सेकंड से 1 मिनट तक हाथ धोना बेहतर है एज कंपेयर टू सैनिटाइजर। सैनिटाइजर उस समय के लिए रखना है जहां आपको उपलब्ध पानी की उपलब्धता या साबुन की उपलब्धता ना हो। उसमें हाथ धोने में उंगलियों के बीच में पूरी तरह उंगलियों को और कोहनी तक ले जाके हाथ को धोना है। बस इतना अगर आप कर लें और बहुत प्रिकॉशन लें, 2 बार हाथ धो लें, आपके लिए उपयुक्त है, आप वायरस से बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब इतनी परहेज की बात क्यों हुई कि संक्रमित तो होना है आपको। अगर लो वायरल लोड आपके पास आया तो एक संभावना क्या है कि जब वायरस मल्टीप्लिकेट करेगा, इतने टाइम में आपका बॉडी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और इस वायरस के एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी वायरस को डीएक्टिवेट कर देगा। आपको लक्षण का भी पता नहीं चलेगा, आप संक्रमित होकर निकल चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ आपको बचना है हाई वायरल लोड से। इस सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों की जरूरत यही समझने की है। अगर ये शुरुआत से हमारे एडवाइजरी, हमारे मीडिया के द्वारा पब्लिक तक पहुंचा दिया जाता तो पब्लिक अपने आप सब कर लेती और लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसको जरूरत थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाने की, क्यों ऐसा समझा ही नहीं गया। तो आज हालत क्या है, मास्क यहाँ है, बीच में यहाँ आ जाएगा, पुलिस को देखे यहाँ आ जाएगा। पुलिस भी बदतमीजी कर रही है कि सिंगल व्यक्ति कोई कार में बैठा है उस पर फाइन कर रही है कि मास्क लगाओ। उसका भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। कह दिया पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाओ तो कार में मास्क लगाओ। कार में मास्क लगाना अगर व्यक्ति अकेला बैठा है बिल्कुल कहीं भी मेडिकल के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और शायद दिल्ली में अब ऐसा किया गया है कि एक नोटिफिकेशन आया है पिछले हफ्ते कि अकेले व्यक्ति को कार में जरूरत नहीं है। मेरा एक प्रश्न है जो एक हमारे सहयोगी हैं प्रकाश पुंज छत्तीसगढ़ में से पत्रकारिता करते हैं और बहुत जागरूक हैं। और ये सवाल कई लोगों के हैं डॉक्टर साहब कि कोरोना वायरस की दवा है नहीं, अस्पतालों में इलाज क्या हो रहा है, इसके बारे में कि ये प्रश्न शुरू से हो रहा है कि इलाज, दवा तो है नहीं, सब लोग जान रहे हैं,
अस्पताल में क्या इलाज हो रहा है और कैसे हम लोग आत्मविश्वास बढ़ाएं कि इस बीमारी से लड़ें। तो ये कुछ एक दो प्रश्न, हालांकि इन सवालों के जवाब हमने पहले भी कई बार दिए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप फिर से बताएं कि अस्पताल में जाने की स्थिति कब आती है और अस्पताल में आखिर हो क्या रहा है। जी देखिए, कोरोना का इलाज, कोरोना की स्पेसिफिक कोई दवा नहीं है, बिल्कुल सच है, फुल स्टॉप, बिल्कुल सच है, कोई दवा नहीं है। अब आगे की कहानी सुनिए। अस्पताल में जाने की जरूरत कब पड़ेगी? आप कोरोना पॉजिटिव हैं, हल्की फुल्की तबीयत खराब लग रही है, मतलब जिसको कहते हैं फीलिंग ऑफ अनवेल, बुखार भी है, टेम्परेचर आप नापिए, एक डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापिए, आसपास के डॉक्टर हैं उनसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बहुत सस्ती सी मशीन है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका 95% से ऊपर है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन में घर में रहिए, एसओएस पैरासिटामोल की गोली जब बुखार आए तो लीजिए, एक्चुअल इलाज यही है। अब आगे चलिए दूसरे स्टेप में, एक सेगमेंट निकल गया, दूसरा सेगमेंट। मैं इसमें वल्नरेबल ग्रुप को नहीं रख रहा हूं, जिसमें एल्डरली हैं, कैंसर पेशेंट हैं, ट्रांसप्लांट हैं, डायबिटिक हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप हम बोलते हैं, उनको डॉक्टर के सुपरविजन में रहना है। दूसरा सेगमेंट, अब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ तो ऑक्सीजन की व्यवस्था आमतौर पे घर पे मॉनिटर नहीं होती है, तो जब अस्पताल जाते हैं तो एक्चुअल दवा वही पैरासिटामोल की गोली और ऑक्सीजन ही है। बाकी की चीजें जो सुन रहे हैं एक एक करके मैं डिकोड कर देता हूँ। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, फ्रेंच स्टडी आई कि 25% नेजल स्वैब में वायरल लोड को कम किया, जिसके कारण हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हाई तौबा मच गया, अमेरिका से इंडिया में भी चलने लगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किसी भी तरह से कोरोना वायरस से रिकवरी में मदद नहीं करता है। इनफैक्ट कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ओवरडोज से, तो ओवर द काउंटर ये मेडिसिन आप नहीं लें। एजिथ्रोमाइसिन अगेन एंटीबैक्टीरियल है, वायरस की दवा नहीं है। रेमडेसिविर अंडर ट्रायल है, अभी भी वर्ल्ड में किसी ट्रायल में रेमडेसिविर का आईसीयू से निकलने में कोई उपयोग नहीं देखा गया। प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल कोई रोल नहीं है। इंडिया में इतना प्लाज्मा थेरेपी चला रहे हैं, कोई रिसर्च निकाल के दिखाएं इनके पास अगर है तो। जापान ने, सिंगापुर ने मना कर दिया कि प्लाज्मा थेरेपी नहीं करनी है, इससे इनफैक्ट बॉडी का इम्यून सिस्टम और डाउन हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक थ्योरी है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन जो दी जा रही है, डॉक्सीसाइक्लिन अगेन एंटीबायोटिक है, जिसका एंटीवायरल रोल नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम सुनते थे बिहार के किसी गांव में बुखार हो जाए तो क्लोरोक्विन, पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक सब मिला के दे देते थे, कोरोना में भी यही किया जा रहा है, जो कि इलाज नहीं है। तो इलाज होता क्यों है? अब आइए अब तीसरे पहलू पे। जब अस्पताल जा रहे हैं, बार बार शुरू से मैं यही कह रहा हूं, स्वास्थ्य सुविधाओं को सरकारी तंत्र में मजबूत क्यों नहीं किया जा रहा है? आप सरकारी तंत्र में बिस्तर मुहैया कराइए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराइए, वहां इलाज होगा। बार बार लड़ाई क्यों होती प्राइवेट हॉस्पिटल के इतने बेड सुरक्षित करो? प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या जरूरत है? आपको सुरक्षित करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा कमाने के लिए है, कर लेगा सुरक्षित, वो एडमिट कर लेगा। सरकार को कहे लाने पड़े हैं? आप रेट फिक्स कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की, लेकिन बेड सुरक्षित करने, इसलिए क्योंकि इनको सरकारी तंत्र में उपलब्धता नहीं करानी है। अगर मैं कहूं कि इनकी कहीं साठगांठ तो नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर सरकारी हॉस्पिटल में बेसिक बिस्तर, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग एंड ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था हो जाए तो व्यक्ति क्यों जाएगा प्राइवेट अस्पताल में? अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जब चले गए तो जब मालूम है कि कोई बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हैं प्राइवेट अस्पताल में, तो पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो पैसे निकालने की कोशिश जब कर रहा है तो उसका रेगुलेट कौन करेगा? रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी सरकार के पास, वो रेट डिसाइड करे। जो हम लोगों के बहुत बोलने के बाद कुछ रेट डिसाइड किए गए, बेड के, आईसीयू के और सबके, लेकिन कुछ अभी भी अंधेर गर्दी हो रही है, मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसी खबर आती रहती है हमारे पास। तो ये होगा, तो इसलिए जो दर्शक देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, सबसे पहली बात, पैनिक नहीं होना है। कोरोना हुआ है मतलब मौत नहीं है, पहले स्ट्रांग होइए, एक वायरल फीवर है। दूसरी बात, 3 चीज की व्यवस्था हर घर में कर लीजिए, टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन। 2 इंस्ट्रूमेंट खरीदने होंगे, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। अपना ऑक्सीजन मेजर कीजिए। कोई भी डॉक्टर आपके संपर्क में होगा, जरूर होगा, इतने डॉक्टर दोस्त सबके होते हैं, आप उनके संपर्क में रहिए, बेचैन मत होइए, उनको टाइम टू टाइम टेम्परेचर चार्ट, ऑक्सीजन सैचुरेशन बना के भेजिए। 5 से 7 दिन के बाद आपकी रिकवरी अपने आप चालू हो जाएगी। आयुर्वेद में कुछ दवाएं ऐसी जरूर कारगर साबित हो रही हैं
जो आयुर्वेदाचार्य से मेरी बात हो रही है, जो उन्होंने इन्फ्लुएंजा के लाइन पे, जिसको कफ और पित्त रक्त कफ दोष के नाम पे ट्रीट कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है। अब कब वो लोग पब्लिश करेंगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन उनको रिजल्ट मिल रहा है। अगर उनके संपर्क में जा सकते हैं, उनके संपर्क में जाइए। तभी अस्पताल जाएं जब आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो या सैचुरेशन बहुत डाउन हुआ, वेंटिलेटर की आवश्यकता हो। ऐसे रोगी बहुत कम बच जाएंगे। 2 से 3% रोगी को इतनी आवश्यकता होगी। इसलिए आप भूल जाइए कि कोरोना मतलब पैनिक। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा, और मैं दर्शकों आपको बताऊं कि डॉक्टर अंशुमान कुमार कैंसर सर्जन हैं, एक अस्पताल के कैंसर विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, और उसके बाद भी अगर वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों को डाउनग्रेड करके और प्राइवेट अस्पतालों को एक जगह दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ कहानी है, पहली बात। और दूसरी बात, आयुर्वेद पे अगर काम चल रहा है तो उस दिशा में सोचना चाहिए। अब आयुर्वेद से जुड़ा ही एक प्रश्न आता है, जो अपने मित्र हैं डॉक्टर के.डी. प्रसाद, उन्होंने लिखा है कि क्या काढ़े के अधिक सेवन से लोगों को कोई विपरीत असर पड़ेगा? बहुत बहुत उत्तम सवाल पूछा है। आयुष मंत्रालय ने क्वाथ का चालू किया। मेरे एक अनुभूति ट्रस्ट के माध्यम से कई एलोपैथ के चिकित्सक और वैद्य जुड़े हुए हैं, जहां पे हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे एलोपैथ मेडिसिन में कहाँ कमी है, उनसे हम मदद लेते हैं, उनकी जहां कमी होती है हम मदद करते हैं। हमने देखा कि जिसमें दालचीनी और काली मिर्च के कारण कई लोग बीमार होकर आयुर्वेद के वैद्य के पास पहुंचे हैं, काढ़े के अत्यधिक सेवन के कारण, क्योंकि डर गए। उन्होंने सोच लिया काढ़ा ही इलाज है। देखिए, किसी भी चीज का अगर इफेक्ट होगा तो साइड इफेक्ट होगा। इफेक्ट है, बिल्कुल है, इसका इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में। लेकिन इम्यून सिस्टम, लोग कहते हैं कैसे बढ़ा दें? इम्यून सिस्टम आप बढ़ा नहीं सकते हैं, सम की अवस्था में लाना है। अगर इम्यूनिटी आपकी लो है तो उसको ऊपर करना है। अगर इम्यूनिटी आपने बढ़ा दी तो साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम, जो वायरस, कोरोना वायरस में मौत का कारण है, वो बढ़ी इम्यूनिटी ही है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा रिएक्ट करने लगता है वायरस के साथ कि साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम जनरेट होता है और आपकी मौत हो जाती है। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, सम करने की, मतलब समानांतर रहे, बराबर रहे, होम्योस्टेसिस में ले आए। तो उसमें दालचीनी का प्रयोग किया गया। लेकिन दालचीनी हेपेटोटॉक्सिक है, अगर अत्यधिक सेवन करें तो आपका लिवर खराब हो जाता है। काली मिर्च अत्यधिक सेवन करने से एसिडिटी की प्रॉब्लम, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम, वॉमिटिंग होने लगी और पेट में पेप्टिक अल्सर हुआ लोगों को। ये ऐसे लोग वैद्यों के पास पहुंचे बताने के लिए। फिर वैद्य ने उसकी डोज निर्धारित की कि कितना काढ़ा किस समय और किस तरीके से लेना है, तब ये थोड़ा कम हुआ। तो आयुष मंत्रालय ने अगर जारी किया, इसको ओवर द काउंटर मेडिसिन तो नहीं बना देता, पूरी तरह से एडवाइजरी जारी करता, कितनी दवा, कितनी मात्रा में, कितनी बार, किसको लेना है, ये बताया नहीं। तो उसमें कमी आई थी और कई केसेस ऐसे सुनने को मिले जिसके कारण समस्या हुई। अच्छा, एक और सवाल है कि मेंटल प्रेशर से, मानसिक, जिसको एंजाइटी हम कहते हैं, या कोई भी प्रेशर, मानसिक तनाव तो लोगों का बढ़ा ही है। जब आप घर में बंद हैं, मैं ही घर से बहुत कम निकलता हूं, तो कई बार मुझे भी ऐसा महसूस होता है, तो मैं दरवाजे सब खोल के बैठता हूं। तो ये मानसिक तनाव से भी इस बीमारी का कोई लेना देना है? पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी वैज्ञानिक से बात कर रहा हूँ, पत्रकार से बात नहीं कर रहा हूँ। आपके 2 सवाल बहुत अच्छे आ गए। देखिए, बहुत लोग ये सोच नहीं पाएंगे इस बात को। बहुत शोध होके, रिसर्च होके इसका पेपर पब्लिश हो गया है कि जो व्यक्ति मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसका इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म लो रहता है। जिसमें इम्यून सिस्टम को आप ऐसे समझें कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारे सेना काम कर रही है। जैसे इमेजिन कीजिए, कंट्री के हिसाब से इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस तरह की सेनाएं हैं। इसमें स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक 2 इम्यूनिटी होती है। हमें दिखती नहीं है, ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते रहती है। स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी मतलब किसी भी संक्रमण या किसी भी बीमारी से बचाने में इसका काम है। जैसे स्किन को भी माना जाता है, स्किन इटसेल्फ इज एन इम्यून ऑर्गन, इम्यूनिटी है। देखते हैं जब कट जाता है क्यों एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक लगाना पड़ता है, कि कटे हुए स्किन से बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा। अगर स्किन इंटैक्ट है तो इम्यूनिटी है। सिमिलरली नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में 2 सेल होते हैं, नेचुरल किलर सेल एंड मैक्रोफेजेज। ये दोनों सेल, जो व्यक्ति डिप्रेस रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनमें इनकी मात्रा कम हो जाती है
और यही सेल हैं जो कोई भी संक्रमण जब शरीर के ऊपर अटैक करता, सबसे पहले नेचुरल किलर सेल जाके उसको मारने की कोशिश करता है। और जिस व्यक्ति में बहुत ही जिंदा दिली से रहता है, प्राणायाम साधना करता है, लेकिन किसी भगवधारी का प्राणायाम नहीं, जो अष्टांग योग है हमारा, हिंदुस्तान की पौराणिक सभ्यता का अष्टांग योग है, उस तरह की जीवन शैली रखे, प्राणायाम करे, योग साधना करे, उसमें डॉक्यूमेंटेड लेबोरेटरी टेस्टेड है कि इनके डिफेंस मैकेनिज्म ज्यादा रहे, तो नेचुरल किलर सेल मैक्रोफेज आपके ज्यादा रहे, तो हो सकता है कोरोना वायरस को वहीं पे खत्म कर दे, आपको जरूरत ही ना हो अंदर पहुंचने की। और अगर पहुंच गया तो इतनी देर तक फाइट होगा कि बॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एक्चुअल स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, आईजीएम जो तुरंत बनता है, आईजीजी कुछ समय बाद बनता है, ये इतनी मात्रा में बन जाता है कि कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट कर देता है और आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए पैनिक न करके स्वाध्याय, ध्यान, आत्मचिंतन, आत्ममनन ये शुरू करें और देखिएगा आप बिल्कुल एक रूपांतरित व्यक्ति की तरह वापस बाहर निकल के आए। बिल्कुल। और अभी जो स्थिति है आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और लोगों को सब कुछ समझना चाहिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी लोग इसको बाद में भी देखेंगे इस कार्यक्रम को, उनको भी ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि बीमारी है, बीमारी का इलाज अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि खुद से ही इसका इलाज हो रहा है और आप स्वस्थ हो रहे हैं। मात्रा जो फेटल है, जिसको हम कहते हैं कि इस बीमारी से मरने वालों की तादाद, वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे कम हो रही है, हिंदुस्तान में भी काफी कम हो रही है। लेकिन मेरा डॉक्टर साहब एक व्यक्तिगत मानना है कि हर जान जरूरी है, हर जिंदगी जरूरी है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि इस फेटल को और कम किया जाना जरूरी है। जो भी मतलब कितना मैक्सिमम मिनिमम किया जा सके, मतलब मैक्सिमम ताकत लगा करके इस मौत को कितना कम किया जा सके, इसमें अगर हम 3 पॉइंट्स में अगर आपसे हम समझना चाहें कि मृत्यु का आंकड़ा कम करने के लिए इस बीमारी से, चूंकि देखिए अब हम और आप सब समझ रहे हैं कि हर किसी को किसी न किसी माध्यम में होना है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा, होके खत्म भी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो सिर्फ जांच करा रहे हैं मालूम हो रहा है, और बहुत कम लोग जा रहे हैं अस्पतालों में जो बीमार हैं। तो क्या 3 पॉइंट्स में कि कैसे इसका फेटल रेट कैसे और कम किया जाए, क्या प्रयास होने चाहिए? सावधानी एडवाइजरी के द्वारा सबको मालूम है क्या क्या सावधानियां बरतनी है, बरतिए। फिर भी संक्रमित अगर हो गए तो कुछ लोग बीपी शूट करने के कारण या हार्ट अटैक आने के कारण मर रहे हैं, एक्चुअली कोरोना कारण नहीं मर रहे हैं, क्योंकि डर गए, कोरोना मतलब मौत। तो पहले पैनिक नहीं करना है, मेंटल स्ट्रेस को कम करें। ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करें, सही समय पर अगर ऑक्सीजन आपको मिल जाता है, आप फेटल रेट यहां से कम कर सकते हैं। तीसरी बात कि ये आप भूल जाएं, अब ये नोवेल वायरस जरूर कहा जा रहा है, लेकिन अब इतने समय के शोध के बाद पता चल गया री इन्फेक्शन भी हो रहा है। मतलब अगर आप कोरोना से संक्रमित होकर निकल गए हैं तो ऐसा ना माने कि आप एक युद्ध जीत के लौटे हैं और खुलेआम सड़कों पे वैसे ही घूमे जैसे आपको लगता है कुछ नहीं होगा, दोबारा संक्रमित हो सकते हैं। तो आप भी मास्क का प्रयोग करें और आप भी सारे एडवाइजरी को फॉलो करें जो सरकार द्वारा बताया जा रहा है, आपके तक पहुंचाया जा रहा है। इन चीजों को अगर करें, और अभी सही समय मिला था, जो लॉकडाउन भी हुआ, अभी भी काम कम ही है अधिकतम लोगों के पास, डॉक्टरों को छोड़ के, तो वैसी स्थिति में अपनी जीवन शैली को दुरुस्त कीजिए, यह मौका मिला है। जीवन शैली दुरुस्त से मतलब है घर, समाज और पर्यावरण, तीनों को दुरुस्त कीजिए। दुरुस्त करते ही देखिएगा आपके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ गई कि केस फैटेलिटी रेट जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटिकली इंडिया का कम होने लगेगा। और ये मैं बिल्कुल समझदारी के साथ वैज्ञानिक तथ्य के हिसाब से कह रहा हूं, सिर्फ करने की जरूरत है, करके देखिए और इसका रिजल्ट मिलेगा। बिहार में चुनाव है, आप हम सब लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार के लोग हैं। बिहार में चुनाव है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, बिहार में जांच बढ़ी है, जो मैंने सबसे पहले आपसे एक बार जिक्र किया। और अभी बिहार के हालात को देखें तो बिहार में फेटल रेट देश के फेटल रेट से भी और कम है। तो क्या वाकई बिहार में या तो बीमारी उस तरीके से उतनी नहीं फैल रही है, या वहां के लोगों का इम्यून सिस्टम ठीक है, या वहां आंकड़ों के साथ कुछ हेराफेरी हो रही है? ये 3 परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि क्या हालात होंगे? तीसरा ऑप्शन
अगर टिक करना हो मुझे, एमसीक्यू है तो तीसरा ऑप्शन मैं टिक करूंगा कि आंकड़ों के साथ हेराफेरी हो रही है। क्योंकि वायरस की संरचना में जो फर्क आ रहा है इतनी तेजी से नहीं आया कि बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो गया हो। वायरस एक्चुअली एट्यूनेट, जिसको टेक्निकली एट्यूनेटेड वायरस हो गया, मतलब जिसमें मारक क्षमता ना के बराबर या खत्म हो गई। देखिए बिहार में मेरे पास जितने इंडेक्स केसेज आए, मैं पूरे बिहार को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मेरे पास इंडेक्स केस मतलब है जिन्होंने मुझे फोन पे बताया या जो घटनाएं हुई उसमें ये हुआ कि वहां भी कोरोना से मौत हुई और एक्चुअली उसको रिपोर्ट नहीं किया गया कि कोरोना की मौत है। स्टार्टिंग में टेस्ट बहुत कम हुए थे बिहार में, ये बिल्कुल सच है। तीसरी बात देखिए, बीच में कहानी में भी आया था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी ऑक्सीजन या बेड की कमी के कारण लोगों की जानें गई, जो जानें बच सकती थी, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल में प्रिवेंटेबल डेथ, जिसको हम मरने से बचा सकते थे। तो इन चीजों को अगर हम देखें तो पहले तो डाटा फेजिंग बिहार में हुई है, और डाटा फेजिंग इसलिए हुई कि हर स्टेट, हर राज्य के बीच में होड़ ये लग गई थी कि कौन राज्य ये साबित करे कि मैं सबसे सफल रहा। ये सफलता है ही नहीं। मैं उस राज्य को सबसे ज्यादा सफल मानूंगा जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट किए और सबसे ज्यादा संक्रमित व्यक्ति को पकड़े। कारण क्या है? अब कोई ये कह नहीं सकता कि मेरे राज्य में कोरोना का संक्रमण नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये कोई भी वैज्ञानिक तौर पर मानने को तैयार नहीं। तो मैं उस राज्य को गोल्ड मेडल दूंगा जो सबसे ज्यादा टेस्ट करे, सबसे ज्यादा नंबर दिखाए, वो राज्य सबसे आगे हो। और पब्लिक भी अब सरकार से यही डिमांड करे कि स्वास्थ्य को लाइटली मत ले। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, तीन चीजों पे ही बात हो, चाहे तो ये राजनीतिक बात हो, चाहे तो कोई भी बात हो। डिस्कशन का चौथा मुद्दा मत रखिए। आप मंदिर मस्जिद नहीं जाएंगे काम चल जाएगा, लेकिन जीवित रहेंगे तभी काम चलेगा, शिक्षित रहेंगे तभी काम चलेगा, सुरक्षित रहेंगे तभी काम चलेगा। मुद्दा आपका जो है सिर्फ आपका होना चाहिए। इमोशन में, भावना में बह के मुद्दे को मत बनाइए, न मुद्दे को मानिए। तो इस तरह के डिमांड आप रखिए। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं की हालत ये है कि एक कोरोना से जुड़ी हुई बात मैं बता देता हूं, बिहार से कैंसर के रोगी इलाज के लिए या तो मुंबई या दिल्ली आते हैं। लॉकडाउन के दरमियान ये हुआ, दुर्भाग्य की बात है कि लोगों का कैंसर एडवांस हो गया, वहां से निकल नहीं पाए। और देखिए अफसोस बस कि पूरे बिहार में आज कैंसर का एक प्रॉपर अस्पताल नहीं है। अस्पताल जब भी मैं बोलता हूं मेरा मतलब होता है पब्लिक हॉस्पिटल से, मतलब सरकारी अस्पताल से। बिल्कुल। निजी अस्पताल में नहीं मानता हूं क्योंकि वो बिजनेस वेंचर है। तो अस्पताल नहीं है। 70 साल 73 साल आजादी के बाद बिहार में कैंसर अस्पताल नहीं है और मरीज ट्रेवल नहीं कर पा रहा है क्योंकि ट्रेनें बंद है, फ्लाइट बंद है, तो उसका कैंसर एडवांस होके और रोगी की मौत हो जाती है। तो इसको भी मैं कोरोना कॉन्सिक्वेंशियल डेथ बोलूंगा। कोरोना के कारण होने वाली मौत है ये, इस पे सोचना पड़ेगा। और बिहार में चुनाव है तो आप चुनाव का मुद्दा यही बनाइए। क्या आपने दुरुस्त किया ये मार्च के लॉकडाउन से अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं में, क्या इंप्रूव किया? इंप्रूवमेंट का मतलब कोरोना का इलाज नहीं, वो तो है ही नहीं, तो इलाज क्या करेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं में मतलब कहां कहां पे पीएचसी सीएचसी दुरुस्त हो गए, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वहां डॉक्टर मिलेंगे, वहां हमारा टेम्परेचर, पल्स, बीपी ले लिया जाएगा। ये क्या क्या होगा? इतना छोटा सा सवाल आप पूछ के देख लीजिए, आपको सच्चाई आपको मालूम चल जाएगी। आज भी बिहार की हालत वही होगी, बद से बदतर होती जा रही है हालत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो लगातार रोज, मतलब मेरी बिहार के हर जिले में, कई सारे जिलों में रोज लगातार बात होती रहती है, और जो भी रिपोर्ट्स आती है वो बहुत अच्छी नहीं आती है। अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है। किसी भी ज़िले में 5, 6, 7 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स नहीं हैं। अगर आप 20 लाख, 25 लाख, इवन चंपारण में आए तो 50 लाख आबादी है और 6 वेंटिलेटर्स हैं। और जहां वेंटिलेटर्स हैं अंशुमान जी, मैं बताऊं कि वहां पर डॉक्टर्स नहीं हैं। और बिल्कुल एचओडी उनके हमसे फ़ोन पे बात करते हुए बताते हैं कि हम लोगों ने कितनी बार ये रिक्वेस्ट दी है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। अब हम लौटते हैं अपने एक और सवाल की तरफ। वैक्सीन, हर किसी की नज़र अब टिकी है वैक्सीन पर। हमारी भी नज़र टिकी है वैक्सीन पर। कब आ रहा है वैक्सीन? वैक्सीन रशिया ने वैक्सीन वो किया, चाइना कह रहा है कि हमने वैक्सीन बना लिया, हम लिमिटेड लोगों को दे रहे हैं। रशिया ने कहा, उसको दुनिया के बाकी देशों ने खारिज कर दिया। हमारे देश के भी रक्षा मंत्री गए, वहाँ भी रशिया की तारीफ हुई और रशिया के वैक्सीन की चर्चा हुई। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का हम देख ही रहे हैं कि क्या पोजीशन है।
देश की वैक्सीन की स्थिति, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल लोकसभा में, राज्यसभा में बयान देते हुए कह दिया कि हम 2-3 मतलब पहले क्वार्टर में हम उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एक डॉक्टर होने की हैसियत से जितना आप देखते पढ़ते होंगे, एक तो दो बातें मेरे दिमाग में हमेशा आती हैं। एक तो ये वैक्सीन इंडिया में आम लोगों तक कब पहुंचेगा, और दूसरा ये वैक्सीन कितना कारगर होगा। देखिए, वैक्सीन को अगर मेडिकल इशू ही रहने दिया जाता तो अच्छा रहता है। इसको पॉलिटिकल इशू लोगों ने बना दिया कि 15 अगस्त को पहले वैक्सीन लॉन्च होने वाली थी, फिर बात हुआ कि दिवाली पे आ जाएगी, फिर है कि अब वैक्सीन मार्च तक तो हम ले ही आएंगे। तो देखिए, वैक्सीन बनने की प्रक्रिया को मैं सीक्वेंस में समझा देता हूँ। कुछ ट्रायल के फेजेज होते हैं। ट्रायल के फेजेज क्यों देखे जाते हैं, क्यों जरूरी है, क्यों उसमें समय देना पड़ता है। इन संक्रमित व्यक्ति, एक संक्रमित व्यक्ति मतलब बीमार है, और वैक्सीन किसको देना है, एक स्वस्थ व्यक्ति को। तो स्वस्थ व्यक्ति को जब वैक्सीन दें तो एडवर्स रिएक्शन, मतलब कहीं ऐसा ना हो कोरोना का वैक्सीन लगाएं और कोरोना हो जाए उसको, क्योंकि ये वायरस ही है। बेसिकली वायरस को किलिंग पावर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इम्यूनिटी डेवलपिंग पावर उसमें रहने दिया जाता है। तो कोरोना ना हो जाए या कोई और बीमारी जैसे न्यूरो की प्रॉब्लम या और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए उसको साइड इफेक्ट को चेक करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी कारगर कितनी होगी, कितनी कारगर सिद्ध होगी वैक्सीन, इसको चेक करना होता है, इफेक्टिविटी इसको कहते हैं। और तीसरी बात होती है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी पे बात में आएंगे। इफेक्टिवनेस, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो कोरोना वायरस है, इसमें वैक्सीन बहुत कारगर नहीं होता है। दो कारण है, खासकर कोरोना वायरस की बात मैं कर रहा हूँ। कोरोना वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होने के कारण म्यूटेट करने की, मतलब संरचना चेंज करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आपने वैक्सीन तैयार कर लिया, उदाहरण के तौर पे 5-6 स्ट्रेन आपने पकड़ा, उसके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार हो गया, वैक्सीन कारगर भी हो गई, वैक्सीन आपने लगा दिया। अब नया जो आउटब्रेक हुआ उसका स्ट्रेन बदल गया, आपकी वैक्सीन कारगर नहीं रही। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के वैक्सीन के बारे में सुनते हैं, एक समस्या ये। दूसरी समस्या जो स्पेसिफिक कोरोना वायरस में आ रही है, जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो रहा है वो काइंड ऑफ समझ लीजिए वैक्सीन ही लगा उसको, लेकिन उसको इन्फेक्शन हुआ, बीमारी हुई। उसमें देखा गया कई व्यक्ति में तो तुरंत बाद, कोरोना से निकलने के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी है ही नहीं, मतलब इतनी जल्दी एंटीबॉडी खत्म हो गई। और काफी व्यक्ति में देखा जा रहा है 3 से 4 महीने बाद एंटीबॉडी की मात्रा इतनी कम हो जा रही है कि प्रोटेक्टिव लेवल नहीं है, मतलब अब आपको ये सुरक्षा दोबारा संक्रमण होने से नहीं दे सकता है। तो चेंज इन स्ट्रेन एंड नॉन परसिस्टेंस ऑफ एंटीबॉडी, ये दो बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है वैक्सीन को उस स्टेज तक लाने के लिए कि ये वैक्सीन कारगर हो, और लगाए तो कम से कम 1 साल का तो प्रोटेक्शन दे। हमारे मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि इस सीजन में वैक्सीन लगा ले, कम से कम 1 साल दे, अदरवाइज तो लाइफ टाइम हम कोशिश करते हैं, नहीं तो कम से कम 5 साल। ये क्राइटेरिया होता है हम लोगों को कितना दिन वैक्सीन कारगर हो। अब तीसरी बात आती है अफोर्डेबिलिटी। उसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं जनता तक कब पहुंचे वैक्सीन। अफोर्डेबिलिटी में ये देखिए 2-3 बातें हैं। एक सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि मैं वैक्सीन तो इतने में दे दूंगा, लेकिन क्या वैक्सीन वाकई इतने में पब्लिक तक पहुंच जाएगी? बिचौलिए बहुत हो जाते हैं। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि कोई एक देश वैक्सीन लेके आ गया, बाकी दूसरे देश का वैक्सीन कारगर नहीं हुआ, तो फिर तो वो अपना मुनाफा बहुत ज्यादा कमाएगा। तो इसलिए वैक्सीन के चक्कर में आप ये वेट ना करें कि वैक्सीन आ जाएगा और मैं बिल्कुल वापस उसी स्थिति में चला जाऊंगा प्री कोविड एरा में, तो ये भूल जाइए। अब अतीत लौट के आपके भविष्य के लिए आके खड़ा नहीं होगा। जो आपका भविष्य होने वाला है उसके लिए आप खड़े होइए, वर्तमान से आगे बढ़िए, अतीत को मत पुकारते रहिए, निकल चुका है। अब आपका पोस्ट कोविड एरा ही आपका भविष्य है, उसकी तैयारी कीजिए। वैक्सीन उसमें हो सकता है आपके गाड़ी का एक पहिया जुड़ जाए, नहीं तो गाड़ी आप ही को चलानी है, उसी 4 पहिए की जितनी थी उतने पे चलाइए। वैक्सीन थोड़ा ऐड कर सकता है, बहुत ज्यादा उसके एवज में आप ये मत सोचिए कि अपने को बंद रखेंगे या वैक्सीन ले लिया तो 100% प्रोटेक्शन दे देगा। जब तक वैक्सीन नहीं आता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, लॉन्ग टर्म ट्रायल नहीं आता है, तब तक एज एन एक्सपर्ट मैं उस पर बिल्कुल सस्पिशियस रहूंगा। बिल्कुल।
और मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा था, आपने उसके बारे में बता ही दिया कि भविष्य को देखिए और अतीत आपका भविष्य नहीं हो सकता। क्योंकि मैं शुरुआत के दिनों से ही, मतलब मैं आपसे पिछली चर्चा में भी हमने कहा था कि 2020 के पहले की दुनिया और 2020 के बाद की दुनिया, दो अलग दुनिया होनी है। और जिस तरीके से किसी भी विकास के साथ दुनिया बदली है, जो भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वो आग का हुआ हो, पानी का हुआ हो, आग, जो भी आविष्कार हुए हैं, चाहे रिसेंट अगर हम मोबाइल का आविष्कार ही देख लें, तो हर आविष्कार के साथ दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। तो आविष्कार के साथ जब डॉक्टर साहब बदलती है तो जाहिर सी बात है कि विनाश के साथ भी बदलेगी, और विकास के साथ अगर बदल रही है तो मेरा एक प्रश्न है कि चलिए कोविड से हम लड़ लेंगे, कोविड इन्फेक्टेड लोग हो गए, उनसे एंटीबॉडी हमारी डेवलप हो गई, वैक्सीन भी आ गया, एक पहिया और जुड़ गया। उसके बाद के जीवन में अब ये इसकी कितनी गुंजाइश है कि इस तरीके की दूसरी बीमारियां नहीं आएंगी? तो हमको अपनी जीवन शैली में क्या मूलभूत बदलाव करना होगा कि हम लोग, क्योंकि अब तो डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि भाई दूसरी महामारी में ये कोरोना की स्थिति नहीं आए, इसके लिए आप सतर्क रहिए। और ये बात डब्ल्यूएचओ तो अब कह रहा है, हम लोग तो पिछले 4 महीने से कह रहे हैं कि भैया ये अगली बार अब कोरोना की जगह कोई फोरोना आ जाए, इसकी नहीं आए, इसकी क्या गारंटी है? तो उससे कैसे बचा जाए और क्या एक जीवन शैली अपनानी चाहिए? क्योंकि देखिए, एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर से शायद ये सवाल हम नहीं करते, लेकिन जितने तरीके से आप चीजों पर, सामयिक विषयों पर या आध्यात्म पर, आयुर्वेद पर जो पकड़ आपकी है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब ये जीवन शैली में क्या परिवर्तन होना चाहिए? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, मानव जीवन जब तक है तब तक इस तरह की बीमारियां नहीं है। सनातन आप शुरू से उठा के देखें अभी तक, 1918 में स्पेनिश फ्लू आउटब्रेक हुआ था, तब सबने सोच लिया था कि ऐसा न भूतो न भविष्यति, अब दोबारा नहीं होगा। आप देख लीजिए, सार्स आया, मर्स आया, कोविड आया, सार्स कोव 2 आ गया, वायरस आते रहेंगे। आप पूरे आंकड़े को उठा के देखें, अधिकतम मौत जाने जो गई कोविड के कारण, किनकी गई? डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज, कैंसर, या जो मोटे थे, स्मोकिंग करते थे, या अन्य कोई व्यसन में थे। पूरे आंकड़े को समझने की कोशिश करेंगे तो मतलब जीवन शैली में कहीं न कहीं उनकी प्रतिरोधक क्षमता को उन्होंने खुद खत्म कर दी थी। अब मान लीजिए कि हम मनुष्य के जन्म को समझते हैं, क्योंकि आज तक इंसान को बना नहीं पाया, तो प्रोबेबली भगवान कहीं तो होंगे, सुपर पावर है जो बनाता है। आपको गॉड गिफ्टेड सारा सिस्टम देके भेजा जाता है कि जो जो चीजें धरती पे है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसके लिए मैं पहले से इंटीग्रेटेड चिप डाल के भेज रहा हूं तुम्हारे अंदर। मनुष्य पूरी कोशिश में लगा रहता है कि उस चिप को कैसे मैं डिस्ट्रॉय करूं, खत्म करूं और अपने आप को इस विनाश के काल में डाल दूं। अब जो बात हुई थी अतीत और भविष्य की, जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो गाड़ी में बैक रियर मिरर दिया जाता है, मतलब अतीत को देखें, पीछे को देखने के लिए। छोटा होता है, देखे होंगे फ्रंट स्क्रीन ग्लास के पास छोटा सा मिरर होता है पीछे देखने के लिए, लेकिन विंड स्क्रीन जो सामने जहां से ड्राइविंग करो बहुत बड़ा होता है। तो भविष्य को बड़े मिरर से देखिए, बड़े आईने से, बड़े शीशे से आगे देखिए, और अतीत को, सिर्फ इतिहास को एक सीख की तरह लेके आगे चलिए। अगर आप पीछे के मिरर में देख के चलाएंगे गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो पीछे को देख के मत चलाइए, आगे ही देखिए, चलाइए। अब क्या क्या बदलाव लाना है? बदलाव इतिहास से यही सीखना है कि जीवन शैली के किन किन बीमारियों के कारण ये तकलीफ हुई, बीमारियां हुई क्यों? आपकी दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या, आपके खान पान, आहार, व्यवहार और विचार के कारण यही समस्या रही आपकी। दिनचर्या, सुबह समय पे जगिए, सर्काडियन रिदम, मेडिकल साइंस भी बीच बीच में बताता जाऊंगा, सबका एविडेंस बताता जाऊंगा। सुबह समय पे जगिए, सर्काडियन रिदम, ब्रेन का ठीक रहेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, मोटापा नहीं आएगा, मोटापे से बच के, डायबिटीज से बच के, हाइपरटेंशन से बच गया। स्ट्रेस, मानसिक तनाव, हमने चर्चा कर ली, मानसिक तनाव नहीं लेना है, जिसके लिए आप अष्टांग योग की नियमित अभ्यास करें। क्या है अष्टांग योग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सबका। बाकी बहकावे में कोई कहे मैं ये स्कूल चलाता हूँ, स्कूल चलाता हूँ, उसके चक्कर में मत पड़िए।
ये सब फ्रॉड है। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति हमें अष्टांग योग सिखाता है, उसका पालन करें। शुद्ध भारतीय भोजन पे आ जाएं। शुद्ध भारतीय भोजन में ऐसी ऐसी चीजें हैं, जिसकी बात हो रही थी क्वाथ की। दालचीनी आप डालते हैं, काली मिर्च आप डालते हैं, हल्दी आप डालते हैं, जो एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अब तो हमने प्रूव कर दिया एंटी कार्सिनोजेनिक भी है, एंटी कैंसर भी है, लेकिन सबका समावेश सही तरीके से करना है। तो शुद्ध भारतीय भोजन का उपयोग करें, अपने दिनचर्या में ले आए। अब सही समय आपके लिए आ गया है। जंक फूड का तिरस्कार करें। जंक फूड से मतलब है, जंक जब नाम ही बोल दिया, जंक मेल होता है, क्या बोलते हैं, कचरा। जंक मेल हमारे काम का नहीं है, तो फिर जंक फूड है तो आप पेट में क्यों डालते हैं? फास्ट फूड बोलते हैं। ऐसी क्या जल्दी हो गई, खाने का समय नहीं है आपके पास? तसल्ली से पॉलिसी मार के बैठिए, और जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो खाना आपने बचपन से खाया उस पे आ जाइए। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, प्रॉपर खाना खाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। खाने को समय देके चबा के खाइए, ताकि आपका डाइजेशन दुरुस्त रहे और पाचन दुरुस्त रहे। जैसे ही दुरुस्त रहेगा, इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल स्टैंडर्डाइज इम्यूनिटी रहेगी, आपको छोटी मोटी बीमारियों से कुछ नहीं होगा। व्यसन से दूर रहें। स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इस तरह की जो चीजें हैं जो आपको तंग करती है, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है, उससे दूर रहें। समय पे सोएं। प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। और कैसे सोएं? डीप स्लीप, आधे अधूरे नींद में नहीं, डीप स्लीप, ताकि जब बॉडी काम करती है, वियर एंड टियर जो होता है बॉडी का, उसको रिकवर करने का समय मिले। और सुबह जब जगें तो इस तरह से जगें कि जैसे फ्रेश लाइक ए टेंडर लीफ, बिल्कुल कोमल पत्ती की तरह आप जब जगें, सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो, कोई जम्हाई अंगड़ाई लेने की जरूरत नहीं हो, आप उठें और फ्रेश महसूस करें। अगर ये दिनचर्या आपकी हो गई, मैं बता देता हूं, आपके जीवन की 70% बीमारियों से आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और 30% जो बीमारियां बचेगी वो भी शायद आपके पास ना है। सिर्फ थोड़े से बदलाव की जरूरत है। आप इसको लाइटली इसलिए लेते हैं कि ये सलाह आपको मुफ्त में मिलती है। यही सलाह कॉर्पोरेट अस्पताल में लगा के अगर बताया जाएगा तो आप इसको सीरियसली लेंगे, या अस्पताल का बिल 15-20 लाख रुपए का हो जाएगा तो आपको बड़ा लगेगा। लेकिन इसको करके देखिए, और 1 महीने में अंतर ना आ जाए आपके जीवन में तो बताइएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये इसलिए मुझे ये बात आपसे कहलवानी थी दर्शकों के लिए, क्योंकि अभी ये स्थिति मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इसमें एक मेंटल फटीग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। जीवन शैली बदल गई है, लोगों के साथ बैठे बैठे चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। क्योंकि जैसे मैंने ही कल किसी से चर्चा में कहा, मैंने कहा देखो, किसी अपराधी को जेल होती है तो उसको मालूम होता है कि 2 साल के बाद वो निकल जाएगा, 4 साल के बाद वो निकल जाएगा, 6 महीने बाद उसकी सज़ा खत्म हो जाएगी। हम लोगों को नहीं मालूम है कि कोरोना कब जाएगा। तो ये एक बहुत ही ऐसे ही असमय चीज़ आई है, और एक ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है। तो अब हमको अपने जीवन शैली के साथ इन चीज़ों को ढालना होगा। एक प्रश्न बीच में एक रमेश का रह गया था, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि आखिर अभी के हालात, जो कोरोना के हालात हैं डॉक्टर साहब, इस हालात में स्कूल खोना जाना चाहिए क्या, स्कूल कॉलेज? देखिए, बच्चे बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक्वेंट हो चुके हैं, पूरी तरह एक्वेंट हो चुके हैं। फिजिकल इतनी समस्या हो ना हो, मेंटल समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर बच्चों का स्कूल अभी खोला गया तो। मेरा एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो पेरेंट्स पूरी तरह से मेंटल प्रेशर में रहेंगे। बच्चों के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग इम्पॉसिबल क्यों है? बच्चों की साइकोलॉजी समझिए। बच्चे उन्मुक्त होते हैं, उनको अगर कहेंगे इतनी दूरी पे खड़े रहो, उनके लिए मेंटल प्रेशर हो जाएगा, उनको साइकोलॉजिकल बर्डन भी होगा। स्कूल में जाके और बच्चे को कूदने का मौका न मिले तो साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और जीवन में 1 साल अगर 12वीं से नीचे के बच्चों को प्रमोट कर देंगे तो कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई? कौन सा अपना इंडिया में ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आप करा रहे थे जिस पढ़ाई में व्यवधान आ जाएगा? आप सारे बच्चों को प्रमोट कीजिए, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को और ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में ना डालें। स्कूल में जाने के बाद फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम आंकड़े और सैनिटाइजर का लोड बच्चों पे मत डालें।
बच्चों को जीवन जीने दें। आज उन्मुक्त मानसिकता के बच्चे हम बढ़ाएंगे तो भारत का भविष्य बदलेगा। अगर गुलाम मानसिकता के बच्चे पैदा करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो नौकर ही बन सकते हैं, नौकरी मांगेंगे। फिर सरकार कहेगी लोग नौकरी मांगते हैं, तो नौकर आप पैदा करेंगे तो नौकरी मांगेंगे बच्चे। आप नौकर मत पैदा कीजिए, आप स्वयं सेवक पैदा कीजिए, आप उन्मुक्त मानसिकता के बच्चे पैदा कीजिए। भारत इंटरप्राइजिंग हो सकता है, इसकी जरूरत है। स्कूल मेरे हिसाब से अभी नहीं खोलना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। स्पष्ट तौर पे मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा भी यही मानना है, और मेरी भी जब कई लोगों से इस पे चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि अभी के हालात में, क्योंकि ये बच्चों पे भी मानसिक दबाव और उनके पेरेंट्स पे भी मानसिक दबाव, ये दोनों तरफ एक पूरा एक सिस्टम एक तरीके से कोलैप्स होता हुआ लगेगा। एक प्रश्न इसमें बड़ा मैं थोड़ा सा एक चीज को लेकर के थोड़ा सशंकित हूं और थोड़ी चिंतित भी हूं, क्योंकि अब 5-6 घंटे बच्चे कंप्यूटर पे लगे रहते हैं और ये तकरीबन 6 महीना हो गया। ये अगले 2-4 महीने और चल सकता है, तो इससे उनके आंख पे असर तो पड़ ही रहा है। उसका क्या ऐसा कोई क्या रास्ता निकालना चाहिए? क्या बच्चे उसके लिए करें कि उससे उनको थोड़ा थोड़ा निजात मिले? जी देखिए, बहुत टेक्निकल है, क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं गया था, इसलिए इसकी तैयारी नहीं थी और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। मैंने इसका भी थोड़ा जवाब दे दिया था अभी पिछले प्रसंग में। सबसे पहली बात कि बच्चों को जिनको चश्मा नहीं भी लगा है, ब्लू स्क्रीन प्रोटेक्शन का ग्लास आता है, आप उनको पहले तो ग्लास दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, स्कूल जितनी पढ़ाई नॉर्मली फिजिकल पढ़ाई कराता था स्कूल में बुला के, पढ़ाई को हाफ करे। इतना लोड बच्चों के लिए ठीक नहीं स्क्रीन प्रेजेंस के साथ, क्योंकि मेंटल फटीग एंड आई फटीग दोनों कर रहा है बच्चों के ऊपर। तीसरी चीज, बच्चा जब कांस्टेंट बैठा रहता है कंप्यूटर पे, तो उसके सर्वाइकल स्पाइन, फिंगर, हैंड ये फटीग में जाते हैं। इस बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, तो इतना रिकमेंडेड नहीं है बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना। फिर क्या है, फिर सोचेंगे बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं होगी। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जो अनलिंक्ड हो। अगर मान लीजिए बच्चा 6 में है, उसको प्रमोट कीजिए, एग्जाम मत लीजिए, 7th में कीजिए, और आपको जहां लगता है कि डेफिशिएंट रहा होगा 7th की पढ़ाई, जब फिजिकल पढ़ाई चालू होगी उसको आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं। लेकिन इतना 6 घंटे 8 घंटे की क्लास रिकमेंडेड नहीं है। बच्चा 2.5 से 3 घंटे की क्लास करे, ब्रेक देके 2 क्लास के बीच में अच्छा खासा ब्रेक हो बच्चे का, ताकि वो मेंटली फिजिकली फ्री हो। और जब करे तो स्क्रीन प्रोटेक्शन ग्लास आता है, आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बता देंगे, उसको लगा के करे, ताकि उसके आई साइट को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये 3-4 प्रोविजन है। और बच्चे को विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में, जैसे नींबू, आंवला, टमाटर, इस तरह की चीजें, और विटामिन ई की मात्रा किसी भी खाने के पदार्थ है। विटामिन ए आपको मिल जाता है पालक में, इस तरह के जो हरे साग सब्जियां होती, इसकी मात्रा देते रहें, ताकि उसको आई साइट की वीकनेस ना हो। ये एक मेजर समस्या बनने वाली है। बिल्कुल, आप ठीक कहा आपने। और ये जानकारी लोगों को होना चाहिए कि ये जानकारी अगर नहीं रहेगी तो फिर समस्याएं बढ़ती हैं। आँख भी ज़रूरी है, सेहत भी ज़रूरी है, और उसके इस सेहत के हिसाब से आगे की चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटा हम लोग लगातार बात कर लिए और बात ख़त्म नहीं हो रही है, और बिहार पे कुछ बातें करनी थी वो रह गई, तो वो किसी और दिन, चर्चा कर लेंगे। हाँ, और चर्चा में, क्योंकि ज़्यादा लंबी चर्चा हो जाएगी तो ये भी लोग भी बोझिल हो जाएंगे, तो कहेंगे कि दूसरों को तो कह रहे हैं कि कम देर स्क्रीन पे देखो और खुद हम लोगों को दिखा रहे हैं बहुत देर तक। तो आज की चर्चा के लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत जानकारी दी। दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग के सवाल थे, हमने कोशिश की सबके सवाल ले पाएँ। कुछ लोगों के रह गए होंगे तो वो अगली बार। एक बार फिर सबका शुक्रिया, और जल्द ही हम लोग उम्मीद करें कि ये कोरोना ख़त्म हो और रूबरू होकर के भी कुछ बातें करें। तो इसलिए जैसे ही ये ख़त्म होता है हम लोग मिलते हैं, और दर्शकों से भी कहते हैं, आप लोगों के कोई भी सवाल हो अगर इससे जुड़े हुए, कोरोना से जुड़े हुए, बीमारी से जुड़े हुए, हमें ज़रूर बताइए। हम लोग फिर किसी दिन डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंशुमन कुमार का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में डॉक्टर साहब?
मैं बस एक ही बात कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल एक तरीके से वसुधैव कुटुंबकम का पूरा सार आपने रखा। तो इसके साथ ही हम आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ